हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भौतिक विज्ञान की रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। इस अध्याय और जो नेक्स्ट अध्याय है आपका, उसमें हम स्थिर आवेश और उसके कारण उत्पन्न होने वाले क्षेत्रों और उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वैद्युत आवेश की, कि वैद्युत आवेश होता क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र और उनके प्रभावों को उत्पन्न करता है, ये कहलाता है आपका वैद्युत आवेश। ठीक है, वैद्युत आवेश पदार्थ का मूलभूत गुण है। मूलभूत गुण जैसे कि द्रव्यमान। ठीक है, किसी पदार्थ को ले लीजिए, उसमें द्रव्यमान अवश्य होगा। ठीक है, उसी तरह से आवेश भी पदार्थ का मूलभूत गुण है। जिस पदार्थ में द्रव्यमान हो, यानी कि जिसका द्रव्यमान होगा, उसी को आवेशित किया जा सकता है, यानी कि उसी का आवेशन किया जाता है। आवेश उन्हीं पदार्थों पर आएगा जिनमें द्रव्यमान होगा। जैसे आप इस एक उदाहरण ले सकते हैं, फोटोन। फोटोन में द्रव्यमान नहीं होता। ठीक है, तो इस कारण वे आवेश रहित होते हैं। तो जिनमें द्रव्यमान होगा उन्हीं पर आवेश आता है। क्लियर। इसके बाद हम बात करें, आवेश के दो प्रकार होते हैं। एक धनावेश होता है और दूसरा ऋणावेश होता है। ठीक है, दोनों आवेश के अगर हम समूह के रूप में लें, यानी कि या तो ये सजातीय बनेंगे या विजातीय बनेंगे। ठीक है, सजातीय यानी कि दोनों आवेश धनावेश लें और दोनों आवेश हम क्या लें, ऋणावेश लें। यानी कि अगर दो सजातीय आवेश हम ले रहे हैं तो उनके मध्य क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, और अगर विपरीत आवेश है, अगर आप दो आवेश ले रहे हैं, ठीक है, और विपरीत आवेश एक धनात्मक है और दूसरा आपका ऋणात्मक है, तो उनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। अब हम बात करते हैं आवेशन की। ठीक है, आवेशन वह प्रक्रिया है जिससे पदार्थ आवेश ग्रहण करता है। यह प्रक्रिया कहलाती है आवेशन। अब किसी पदार्थ को हम आवेशित किस प्रकार से कर सकते हैं, तो मुख्य तीन प्रकार हैं: घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। और जो आवेशन की प्रक्रिया या किसी पदार्थ को आवेशित करने की प्रक्रिया की जो खोज हुई थी, वो घर्षण के आधार पर ही हुई थी, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, जब हम विभिन्न दो पदार्थों को परस्पर संपर्क में रखकर रगड़ते हैं, यानी कि उनके मध्य घर्षण होता है। ठीक है, तो वो पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण बल अधिक होता है का दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर लेता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है उस पर धनावेश आ जाता है, और जो ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो ये प्रक्रिया है घर्षण द्वारा आवेशन की। ठीक है, जैसे कांच की छड़ को आप रेशम से रगड़िए। ठीक है, जैसे आप एबोनाइट ले लीजिए, एबोनाइट की छड़ को आप बिल्ली की खाल से रगड़िए, यहाँ प्रयोग भी है। ठीक है, जब हम रेशम से कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। ठीक है, रेशम पर ऋणावेश आता है। इसी प्रकार विपरीत प्रक्रिया एबोनाइट की छड़ को जब हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो इस प्रकार जो आवेशन की प्रक्रिया है वो कहलाता है घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, इसके बाद चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि कोई अनावेशित पदार्थ है और अगर उसके संपर्क में हम कोई आवेशित पदार्थ लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आवेश स्थानांतरित हो जाता है अनावेशित पदार्थ पर, यानी कि वो अनावेशित पदार्थ भी, अनावेशित चालक भी, ठीक है, आवेशित पदार्थ के अनुसार ही आवेश ग्रहण कर लेता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है चालन। और तीसरी प्रक्रिया है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब ध्यान रखना, पहली दो प्रक्रियाओं में हम भौतिक संपर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि घर्षण में भी आप संपर्क में रख रहे हैं और चालन में भी किसी अनावेशित चालक के संपर्क में आप कोई आवेशित चालक लेके आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रेरण में क्या होता है कि आप भौतिक संपर्क नहीं करते। ठीक है, तो मान लीजिए ये अनावेशित चालक है और इसको हमें ऋणावेशित करना है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक आवेशित चालक छड़ इसके समीप लेके आएंगे। ठीक है, तो जब हम इसके समीप लेके आ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएंगे इस चालक छड़ के ओर जो भाग होगा इस अनावेशित चालक का, उस ओर। ठीक है, और जो आपका
इलेक्ट्रॉन इधर स्थानांतरित होंगे, यानी कि ऋणावेश इधर स्थानांतरित होगा और धनावेश आपका इस ओर आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इसको भू संपर्कित करा दें तो जो ये आपका धनावेश है ये स्थानांतरित हो जाएगा किधर, ठीक है, आपका पृथ्वी में, या कह लीजिए ये उदासीन हो जाएगा। यहाँ पे केवल क्या रह जाएगा, ऋणावेश। अगर हम अब जो भूसंपर्कित भाग है, यानी कि यहाँ से जो भूसंपर्क है उसको हटा देते हैं और इस छड़ को दूर ले जाते हैं, तो जो ऋणावेश एक भाग में था वो पूरे भाग में समान और सतत रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार ये ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार एक प्रक्रिया और है कि आप दो अनावेशित चालक छड़ों को या चालकों को परस्पर विपरीत आवेश से आवेशित करें। तो मान लीजिए मैं दो अनावेशित चालक ले रहा हूं ए और बी, और इन्हें मुझे परस्पर विपरीत आवेश से आवेशित करना है प्रेरण की विधि के द्वारा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को संपर्क में रखते हैं और इनके समीप एक आवेशित चालक छड़ ले आते हैं। मान लीजिए मैं धनावेशित चालक छड़ लेके आ रहा हूँ। जब मैं धनावेशित चालक छड़ इसके संपर्क में इनके पास लेके आ रहा हूँ, संपर्क में नहीं रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेरण द्वारा आवेशन कर रहे हैं, इसमें भौतिक संपर्क नहीं होगा। तो ये छड़, इस छड़ को लाने पर जो ये चालक गोला है ये, जो इस चालक छड़, आवेशित चालक छड़ जो आप लेके आए इसकी ओर है ये भाग, क्योंकि ये पूरे एक निकाय की तरह का व्यवहार करेगा। अब इस पर इधर क्या आ जाएगा, ऋणावेश, और इसके विपरीत भाग पर समान धनावेश आ जाएगा। अब हम दोनों के मध्य जो संपर्क है उसको समाप्त कर देते हैं और फिर बाद में इस आवेशित चालक छड़ को, जिसको हम लेके आए थे, इसको वापस ले जाते हैं। ठीक है। तो पहले अनावेशित चालक गोले पर जो आवेश आया था वो समान रूप से वितरित हो जाता है पूरे चालक पर, यानी कि ऋणावेशित हो जाता है, और दूसरा आपका धनावेशित हो जाता है। ठीक है। तो ये प्रक्रिया हो गई आवेशन। ठीक है। यहाँ पे विशेष ध्यान ये रखना है, घर्षण और चालन में भौतिक संपर्क होता है, जबकि प्रेरण में इन दोनों के मध्य कोई भौतिक संपर्क नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आवेशन के लिए कौन उत्तरदायी है। तो हमें याद रखना है आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उत्तरदायी है। ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे उसी के अनुसार आपका किसी भी चालक पर आवेश आएगा। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा उस पर धनावेश आएगा, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश आएगा। ठीक है। अभी आपको पहले भी बताया था कि स्थिर आवेश, ये भी ध्यान रखना है हमें, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जो गतिशील आवेश है वो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, क्योंकि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होगा, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र ही आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और ये तथ्य भी याद रखना है, यदि कोई त्वरित आवेश है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। ये हम आगे आने वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब बात करें आवेश के मात्रक की, तो विद्युत धारा की परिभाषा के आधार पर हम आवेश के मात्रक को परिभाषित करते हैं। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और एक कूलाम ये बराबर होता है 1 एम्पियर सेकंड, क्योंकि सूत्र आपने पढ़ा होगा Q बराबर किसके होता है, IT के। ठीक है। और हम स्टेट कूलाम की बात करें या CGS पद्धति में बात करें तो आपका विद्युत चुंबकीय मात्रक ESU या फ्रैंकलिन में हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है। एक कूलाम ये बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU के, या 3 × 10⁻⁹ आपके फ्रैंकलिन के। ठीक है। और एब कूलाम 1/10 भाग। अगर हम सबसे बड़े मात्रक की बात करें तो सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैराडे। एक फैराडे किसके बराबर होता है, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। इसके अलावा हम जो छोटे मात्रक प्रयोग करते हैं, जैसे एक माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम, एक नैनो कूलाम 10⁻⁻9 कूलाम, एक पिको कूलाम 10⁻⁻12 कूलाम। ठीक है। तो ये हो जाता है आवेश का मात्रक। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से हमारा मुख्य टॉपिक आपका स्टार्ट होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं और हम ये इसी तरह से रिवीजन में छोटी छोटी बातें लेके चलेंगे, यही पूछी जाती हैं और यही आपको याद रखनी है। ठीक है। आवेश गुणधर्म मुख्य टॉपिक है। इसमें से या तो आपका कोई न्यूमेरिकल या से जुड़ा कोई तथ्य आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विद्युत आवेश की योज्यता। पहला गुणधर्म है विद्युत आवेशों की योज्यता, यानी कि योज्यता का नियम भी कहते हैं इसको। क्या होता है कि किसी भी चालक पर कुल आवेश उसके विभिन्न भागों पर जो आपने स्वतंत्र अलग अलग आवेश दिए हैं उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। मान लीजिए कोई चालक है, उसके एक भाग पर आपने Q1 आवेश दिया, Q2 आवेश दिया, Q3 आवेश दिया एंड सो ऑन Qn। ठीक है। तो उस पूरे चालक पर कुल आवेश कितना होगा, इन सभी के बीजगणितीय योग के तुल्य होगा, यानी Q बराबर Q1 + Q2 + Q3 एंड सो ऑन। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, Q बराबर आ जाएगा
सिग्मा आई बराबर 1 से लेके एन तक क्यू आई। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि इससे संबंधित न्यूमेरिकल आ जाता है, तो न्यूमेरिकल में आपको ध्यान रखना है कि अगर जो आपका आवेश ले रहे हैं, यानी कि अगर वो धनावेश है, तो धनावेश के लिए आप पॉजिटिव साइन प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर आपका आवेश ऋणावेश है, तो ऋणावेश के लिए आप नेगेटिव साइन प्रयोग करें। क्लियर। तो ये हो गया आवेशों की योज्यता का नियम। दूसरा नियम है